नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक होम रूल लीग मूवमेंट क्या थी, इसका एक फटाफट रिवीजन करेंगे। तो भैया सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेंगे कि जो ये होम रूल है ये वर्ड कहाँ से आया। देखो, होम रूल दिस वर्ड यूज फर्स्ट इन आयरलैंड इन 1860s में। देखो आयरलैंड में ये वर्ड कैसे यूज हुआ। आयरलैंड में भी ब्रिटिश रूल चल रहा था और आयरलैंड के लोगों की मांग थी कि उन्हें भी सेल्फ गवर्नमेंट बनानी दी जाए। अल्टीमेटली रूल तो किसका रहेगा, ब्रिटेन का ही रहेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट जो होगी वो आयरलैंड के लोगों के द्वारा चुनी होगी। अल्टीमेटली जो रूल होगा वो ब्रिटेन का ही होगा, ब्रिटिश का ही होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट होगी वो आयरलैंड के लोगों के द्वारा चुनी हुई होगी। और आयरलैंड में जो ये मूवमेंट चली सेल्फ गवर्नमेंट की, इसका एक अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने को मिला। और इस मूवमेंट के चलते 1886 में पहली बार इरिश होम रूल बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया। हालांकि ये बिल फर्स्ट टाइम पास नहीं हुआ, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद तीसरी बार ये बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया। कब? फाइनली इन 1920 में। अब ये तो बात हो गई आयरलैंड में जो होम रूल लीग मूवमेंट चली। अब इंडिया में जो होम रूल लीग मूवमेंट है, इसका क्या कनेक्शन है इस आयरलैंड में? तो इनका कनेक्शन है भैया एनी बेसेंट। एक्चुअली इंडियन होम रूल लीग इंस्पायर्ड बाय इरिश होम रूल लीग। ठीक है, जो इंडियन होम रूल लीग है वो इरिश मतलब जो ये आयरलैंड में जो होम रूल लीग चली इससे इंस्पायर्ड थी। वी नीड सेल्फ गवर्नमेंट। आयरलैंड में भी क्या है, 1920 में क्या है, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो प्रस्ताव था, जो बिल था, वो पास हो गया। ठीक है, तो यही चीज अब इंडिया में डिमांड हो रही थी, किस चीज की? सेल्फ गवर्नमेंट की। लेकिन अब बात ये आती है कि जो ये इरिश होम रूल लीग है ये तो वहां पे चल रही थी। अब इसको इंडिया में कौन लेके आता है, कौन आके इनको बोलता है इंडिया में आके, जो इंडियन लीडर्स हैं, कि भैया यहाँ पे भी सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करो। तो यहाँ पे रोल आता है किसका? एनी बेसेंट का। ये एक इरिश लेडी थी जो इंडिया में होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट लेके आई। देखो, एनी बेसेंट इंडिया में होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए नहीं आई थी, वो आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए। अब इसको समझने के लिए कि भैया वो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट कैसे स्टार्ट की, होम रूल लीग की शुरुआत कैसे की, उसको समझने के लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। 1893 की जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसको थियोस मतलब गॉड, सोफिया मतलब विजडम, टू अटेन विजडम इन ऑर्डर टू रियलाइज द गॉडहुड। देखो, इस सोसाइटी का जो मेन एम था वो क्या था, अलग अलग कंट्री में जाके जो अलग अलग उनके जो उपनिषद हैं, जो उनकी जो नॉलेज वाली बुक्स हैं, जितने भी वेद हैं, अलग अलग कंट्री में जो जैसी जैसी जो बुक हैं, जो नॉलेज से भरी पड़ी है, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए, उनसे नॉलेज गेन की जाए और उसके साथ ही एक डिवाइन विजडम को अचीव करें। हालांकि ये सोसाइटी अमेरिका में स्टार्ट हुई थी और उपनिषद वेदों की जो नॉलेज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में खींच लाई। और इस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए एनी बेसेंट हमारी मैडम इंडिया आई थी। अब यहाँ पे इनका कोई मोटिव नहीं था कि भैया होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया जाए। अब देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे था? मद्रास में। अब एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में काम करके इंडिया में एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बना ली थी। और क्योंकि लोग इनके विचारों को पढ़ना चाहते थे, सुनना चाहते थे, तो इन्होंने 1914 में 2 न्यूज़पेपर शुरू किए। एक था कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। ये जो न्यू इंडिया है ये कोई न्यूज़पेपर नहीं था, बेसिकली मद्रास स्टैंडर्ड को इन्होंने खरीद लिया था और उसका नाम इन्होंने बदल के क्या, न्यू इंडिया रख दिया। इन न्यूज़पेपर में ये सिर्फ थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो थॉट थे, जो विचारधारा थी, वो नहीं बता रही थी। ये उस समय जो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे जो भी डिस्कशन चल रहा था उसको भी यहाँ पे इन न्यूज़पेपर के थ्रू डिस्कस कर रही थी। इन सिंपल लैंग्वेज कह सकते हैं कि भैया इनको इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इंटरेस्ट था। और 1914 में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और 1914 का जो सेशन था उसमें ये डेलीगेट भी रही थी और इसी के साथ कांग्रेस में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ भी रही थी। और 1915 का जो सेशन था ना, उसमें इन्होंने होम रूल लीग शुरू करने का जो आइडिया है वो प्रेजेंट कर दिया था। इन्होंने बोला आयरलैंड में तो भैया होम रूल लीग नाम का मूवमेंट चल रहा है, अगर ऐसा ही मूवमेंट इंडिया में शुरू हो जाए तो वैसा ही रिजल्ट यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेंगे। 1915 कांग्रेस सेशन, 1915 का जो कांग्रेस सेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों क्या है भैया, रीयूनाइट हो गए थे। 1915 में एनी बेसेंट ने जब होम रूल लीग का आइडिया प्रेजेंट किया, जो लीडर्स थे, जो लोग थे, उनको इनकी बात जची नहीं और इन्होंने क्या किया, अल्टीमेटम दे दिया कि भैया मैं वेट नहीं करूंगी, आपके पास टाइम है सितंबर 1916 तक का, तो उसके बाद क्या है, मैं खुद ही होम रूल लीग को स्टार्ट कर दूंगी। कांग्रेस ने तो इनकी बात मानी नहीं कि भैया
ठीक है हम एक्सेप्ट करेंगे, होम रूल लीग स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि भैया इस डेट तक अगर तुम शुरू नहीं करते तो मैं खुद ही क्या है होम रूल लीग मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट कर दूंगी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट देखो पहले यहाँ पे देख लो, 1914 में बाल गंगाधर तिलक वॉज रिलीज फ्रॉम जेल। 1914 में बाल गंगाधर तिलक तो जेल से छूट चुके थे और एनी बेसेंट 1915 जो कांग्रेस सेशन था उसमें होम रूल लीग का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये आइडिया था, ये प्रेजेंट कर रही थी और वहां पे तिलक भी बैठे थे। तिलक भी एनी बेसेंट की जो सारी बातें वो सुन रहे थे कि भैया ये क्या चाह रही है। अब एक साइड तो क्या है भैया, एनी बेसेंट कांग्रेस के जवाब का वेट कर रही थी, लेकिन तिलक ने सोचा होम रूल लीग का जो आइडिया है वो अच्छा है, एनी बेसेंट को वेट करने देते हैं, वो वेट करती रहेगी, क्यों ना हम इस मोमेंट को स्टार्ट कर दें। तो इन्होंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके, मैं लिख देता हूं, बॉम्बे अप्रैल 1916 में होम रूल लीग को शुरू कर दिया। अब एनी बेसेंट क्या है, दूसरी साइड वेट कर रही थी कांग्रेस का क्या डिसीजन आएगा भैया। अब एनी बेसेंट को सितंबर में, यहां लिख देता हूं, सितंबर 1916 तक कांग्रेस का कोई जवाब नहीं आया और एनी बेसेंट के वादे के अकॉर्डिंग एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो फॉलोवर थे जॉर्ज, मैं लिख देता हूं, जॉर्ज अरुण डाले के साथ मिलकर इन्होंने भी होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत कर दी। अब यहाँ पे क्या है भैया, दो होम रूल लीग हो गई थी, एक तिलक की होम रूल लीग और एक एनी बेसेंट की होम रूल लीग। अब यहाँ पे दो होम रूल लीग हो गई है, एक एनी बेसेंट की, एक तिलक की। तिलक की होम रूल लीग काम कर रही थी महाराष्ट्र में, सेंट्रल प्रोविंस में, कर्नाटका में, और इन एरिया में टोटल जो ब्रांचेस थी होम रूल लीग की वो 6 ब्रांचेस खोली गई और इन ब्रांचेस में क्या क्या काम होगा ये पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था। इसके अलावा एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है वो पूरे इंडिया में काम कर रही थी, उसकी टोटल 200 ब्रांचेस थी और इंडिया में सिर्फ उन एरिया में छोड़ के जहां पे तिलक की होम रूल लीग थी ना, उन एरिया को छोड़ के बाकी सब एरिया में एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है वो काम कर रही थी। और जैसे तिलक की होम रूल लीग में डिसाइड था ना क्या क्या काम करना है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग में कुछ डिसाइड ही नहीं था, कुछ भी प्री डिफाइन नहीं था कि भी कैसे काम करना है, कितने ब्रांचेज होगी ये भी डिसाइड नहीं किया गया था। और यहाँ पर कोई भी 3 लोग मिलके एक होम रूल लीग की जो ब्रांच है उसको ओपन कर सकते थे किसी भी एरिया में। इसी के चलते जो ये 3 लोगों का वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि 3 लोग मिलके ओपन कर सकते हैं ब्रांच, इसीलिए इनकी 200 ब्रांचेज हो चुकी थी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, ये होम रूल लीग दो बंदों ने खोल के बैठ गए, इनका काम क्या था, ये काम क्या कर रही थी? तो ये लोग आम लोगों के बीच में जाके, जो ये होम रूल लीग मूवमेंट में जो काम कर रहे थे, ये लोग आम लोगों के बीच में जाके पॉलिटिकल डिस्कशन करते थे और देश की समस्याओं को लोगों तक पहुंचाते थे और सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करते थे और सेल्फ गवर्नमेंट की मांग के लिए उन्हें एजिटेट करते थे। लेकिन ब्रांच इतनी ज्यादा खुल चुकी थी कि कुछ लोगों ने तो टाइम पास के लिए ही ये ब्रांचेस खोल ली थी और कुछ जो ब्रांचेस थी वो इनएक्टिव थी। ऐसा नहीं है कि जितनी ब्रांचेस खुली वो सारी एक्टिवली काम कर रही थी। दूसरा ये कि कांग्रेस के लोगों ने भी एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसको ज्वाइन कर लिया था, इंक्लूडिंग नेहरू और जिन्ना। नेहरू ने इलाहाबाद ब्रांच खोली होम रूल लीग की और जिन्ना ने बॉम्बे में जाके इसकी ब्रांच खोली। अब क्वेश्चन ये आता है कि दो होम रूल लीग की नीड क्या थी? एनी बेसेंट और तिलक के बीच में कुछ मनमुटाव था क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, बस तिलक के जो फॉलोवर हैं वो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते थे और जो एनी बेसेंट के जो फॉलोवर हैं वो तिलक को पसंद नहीं करते थे। तो इन लोगों ने अपने अपने एरिया को बांट लिया था। इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन ईच अदर फॉलोवर दे फॉर्म्ड सेपरेट होम रूल लीग, इसलिए इन्होंने सेपरेट होम रूल लीग बनाई। उसके बाद तिलक होम रूल लीग का ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, तिलक की होम रूल लीग की अगर बात करें तो इनके 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि भैया जो ये इंडियन स्टेट है इनको भाषा के आधार पर बनाओ। भाई जिस स्टेट में मराठी बोली, जिस एरिया में मराठी बोली जाती है उस एरिया को एक स्टेट बनाओ और जिसमें बंगाली बोली जाती है तो उसको एक स्टेट बनाओ। ठीक है, एक डिमांड तो ये थी। दूसरा ये था कि इंडियन नेटिव एजुकेशन को लेके तिलक साहब चाहते थे कि भारतीय बच्चों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाना चाहिए। ये इनकी 2 डिमांड थी। किसकी? तिलक होम रूल लीग के 2 ऑब्जेक्टिव थे, 2 डिमांड थी। अब इनकी बात तो ठीक थी, फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा था, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में, तो इंडिया में भाई इंडियन लैंग्वेज में जो नेटिव लैंग्वेज है उनमें क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है इन बच्चों को? अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके पास 100 कोस नोटिस भेज दिया और जुलाई 1916 में इनको एक 100 कोस नोटिस भेज दिया। और 1916 में तिलक को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 100 कोस नोटिस भेज दिया कि भैया तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं है, तुमको फिर से जेल जाना है क्या? और 3 या 4 महीने केस लड़ने के बाद जैसे तैसे तिलक साहब ये केस जीते। अब केस तो जीतना ही था क्योंकि इनका केस कौन लड़ रहे थे? जिन्ना साहब। जिन्ना फाउट हिज केस।
उसके बाद 1916 में कांग्रेस सेशन होता है लखनऊ में। ये जो सेशन था ये काफी मतलब कह सकते हो फेमस था, क्योंकि ये जॉइंट सेशन था। ये कांग्रेस और प्लस में मुस्लिम लीग दोनों का जॉइंट सेशन था। इस सेशन में दोनों होम रूल लीग को अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका दिया गया। तिलक ने पूरी ट्रेन बुक कर दी वेस्टर्न इंडिया से लखनऊ तक की, और इस ट्रेन का नाम रखा गया क्या, कांग्रेस स्पेशल। और दूसरी साइड एनी बेसेंट ने अपने लीग मेंबर को कहा कि सब के सब डेलीगेट लखनऊ सेशन ज्वाइन कर ले। तो इस सेशन में हजारों की तादाद में होम रूल लीग से जुड़े लोग कांग्रेस सेशन में ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए। क्या हुआ, जब कांग्रेस सेशन खत्म हुआ तो इन दोनों के बीच में, किसमें, एनी बेसेंट और तिलक के बीच में, इन दोनों होम रूल लीग के बीच में एक मीटिंग करवाई गई, एक ज्वाइंट सेशन हुआ। अराउंड 1000 जो मेंबर थे, 1000 लोग के आसपास इस ज्वाइंट सेशन में ज्वाइन किए थे, और एक ही स्टेज पे थे अब एनी बेसेंट और तिलक। इन सब चीजों से समझ आ रहा था कि होम रूल लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो काफी बढ़ गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है इस चीज को नोटिस कर रही थी कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है। तो उनको लगा कि भैया अब तो हद हो गई है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनी बेसेंट और अरुण दयाल जो ये दो बंदे थे इनको उठा के डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जेल में डाल दिया, और इनके ऊपर चार्ज लगाया किसका, सेडिएशन का, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करने का। अब भैया एनी बेसेंट की पॉपुलैरिटी देश में इतनी थी कि ये चीज सुन के पूरे देश में जो गुस्सा था वो बढ़ चुका था। पूरे देश में जो गुस्सा है वो बढ़ गया था कि भैया ये तो गलत हो रहा है। अब क्या था ना, होम रूल लीग के जो लीडर थे वो तो जेल में थे, चाहे वो तिलक हो, चाहे एनी बेसेंट हो, चाहे अरुण दयाल हो। अब यही मौका था, मॉडरेट्स ने कहा भैया हमारे पास यही मौका, दिखा दो देश को कि हम में भी आग है। तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे ना, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, इन्होंने क्या है होम रूल लीग को ज्वाइन कर लिया। उधर जो तिलक के फॉलोवर थे, जो तिलक के अंडर में जो काम कर रहे थे, जो लोग थे, उन्होंने कहा अगर तिलक को छोड़ा नहीं गया तो पैसिव रेजिस्टेंस या सिविल डिसओबीडियंस का रास्ता अपनाएंगे। अब भैया इंडिया में तो ये सारा जो घमासान है ये मचा हुआ था। उधर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोंटेगू, ये मोंटेग्यू साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये रहे थे 1917 से 1922 तक। इन्होंने एक ऐतिहासिक ऐलान कर दिया, और जो ये डिक्लेरेशन था, जो ये ऐलान किया, इस डिक्लेरेशन को ही बोला जाता है क्या, अगस्त डिक्लेरेशन। इन्होंने कहा कि देखो भाई, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में शामिल करने का प्लान कर रही है, ताकि आगे चल के इंडियंस इंडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकें। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं, भाई उनको ठीक लगता है वैसे। भाई जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनको लगता है ना कि भैया ये जो हमारे लीडर साहब हैं जिनको हमने गद्दी पे बैठा रखा है ये सही से काम नहीं कर रहे, तो भैया वो सरकार गिरा सकते हैं मेजोरिटी के हिसाब से, जो आज के टाइम में भी हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम में भी यही है, मोदी साहब के जो मिनिस्टर्स हैं वो इनको भैया अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, भैया हम सपोर्ट नहीं करेंगे तुमको, तो सरकार गिर जाएगी बीजेपी की। तो वैसी चीजें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भैया हमने पीछे पढ़ा एनी बेसेंट और तिलक की होम रूल लीग का जो ऑब्जेक्टिव था वो था सेल्फ गवर्नमेंट का, और चाहे वो आयरलैंड में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, आयरलैंड में भी क्या सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे मोंटेग्यू साहब तो खुद ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब भैया बात ये है कि जो एनी बेसेंट है हमारी, ये तो जेल में बंद है, और जब उन्हें अरेस्ट किया गया तो हमने पीछे देखा मॉडरेट्स ने, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, ठीक है, जो मॉडरेट्स जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने होम रूल लीग को ज्वाइन कर लिया था। अब आपको पता है जहां ये मॉडरेट्स जाते हैं, नाम इनकी हिस्ट्री के बारे में पता होगा, मॉडरेट्स कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन है, ये थोड़े एग्रेसिव थे, इनकी पॉलिसीज भी एग्रेसिव थी, ये थोड़े ठंडे लोग हैं। तो ये जहां पहुंचते हैं, जहां भी जिस मीटिंग में जाएंगे वहां का जो माहौल है वो थोड़ा सा ये ठंडा कर देते थे। सिचुएशन अब ये थी कि जो मेन लीडर थे ना वो जेल में थे, और लीडरशिप किसके हाथ में आ गई थी, इन मॉडरेट्स के हाथ में आ गई थी। तो भैया अब इनसे कोई बड़े डिसीजन की उम्मीद तो कर नहीं सकते थे कि भैया ये कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। और उधर मोंटेगो ने भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर दी थी, जिसको लेके ये बहुत खुश थे। और भैया सितंबर 1917 में एनी बेसेंट जेल से रिहा हुई, वो इसलिए छूट गई मोंटेगो के डिक्लेरेशन के बाद। अब होम रूल लीग की डिमांड, मतलब होम रूल लीग की जो ये सेडिएशन वाली जो थ्योरी थी ना कि भैया साजिश करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, इस कैटेगरी से वो बाहर हो चुकी थी, इसीलिए इनको छोड़ दिया गया। अब क्या है, एनी बेसेंट तो भैया जेल से बाहर आ गई, लेकिन जो ये बड़े लीडर थे ना कांग्रेस के, जो यहाँ पे होम रूल लीग में काम कर रहे थे, इनके रहते होम रूल लीग इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, डिमांड ऑफ होम रूल लीग इज नो लॉन्गर सेडिशन। और उधर दूसरी साइड बाल गंगाधर तिलक साहब क्या है भैया, सितंबर 1918 में लंदन चले गए थे। अब ये वहां क्यों गए भैया, क्योंकि वैलेंटाइन नाम के एक इंसान ने
वैलेंटाइन चिरोल नाम के एक बंदे ने एक बुक लिखी। बुक का नाम था द इंडियन अनरेस्ट, और इस बुक में कुछ ऐसी बातें थी जिनको लेके तिलक साहब को एतराज था। तो ये भैया केस लड़ने के लिए कहाँ पे चले गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, केस लड़ने के लिए यहाँ पे कहाँ पे चले गए थे, लंदन में चले गए थे। अब क्या है ना, एनी बेसेंट तो डिसीजन लेने की हालत में थी नहीं, तिलक साहब लंदन चले गए थे। मॉडरेट्स पहले ही खुश थे क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो ये डिक्लेरेशन आया था, अगस्त डिक्लेरेशन, इसमें जो मोंटेगो ने बात बोली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, तो इससे क्या जो मॉडरेट्स थे वो पहले ही खुश थे। तो भैया इन सब फैक्टर की वजह से एनी बेसेंट कुछ कर नहीं पा रही थी, तिलक साहब लंदन थे, मॉडरेट्स खुश थे। तो इन चक्कर के चलते जो होम रूल लीग थी दोनों की, ये क्या है धीरे धीरे भैया फेड होती गई, ठंडी हो गई, और फाइनली ये कांग्रेस में जाके मर्ज हो गई 1920 में। तो होप आपको होम रूल लीग का एक बेसिक सा इस रिवीजन के थ्रू बेसिक सा आइडिया हुआ होगा कि होम रूल लीग क्या थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी। एक रीकैप ले लेते हैं। एनी बेसेंट आयरलैंड से आई, आयरलैंड में होम रूल लीग चल रही थी, वहां पे 3 अटेम्प्ट के बाद 1920 में जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो स्थापित कर दी गई, क्योंकि आयरलैंड में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। अब एनी बेसेंट इंडिया आती है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये आके होम रूल लीग की स्थापना करती हैं, यहाँ पे ये अपनी होम रूल लीग स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या है अल्टीमेटम भी दिया था कांग्रेस को कि आप स्टार्ट करो, लेकिन कांग्रेस ने इनको सपोर्ट नहीं किया, तो इन्होंने ही होम रूल लीग को स्टार्ट कर दिया। दूसरी साइड तिलक साहब ने भी अपनी होम रूल लीग इन्हीं के साथ में स्टार्ट कर दी। तिलक की थी 6 ब्रांचेज, एनी बेसेंट की थी 200 ब्रांचेज, ठीक है। अब धीरे धीरे कहानी चलती है जो पीछे आपने सुनी। कहानी के चलते चलते एनी बेसेंट और तिलक को जेल में डाल दिया जाता है। उधर मोंटेगो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ब्रिटेन में, इन्होंने अगस्त डिक्लेरेशन में बोला कि भैया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी इंडिया में, तो उस चीज को लेके मॉडरेट्स मतलब खुश थे। और दूसरी साइड में जब एनी बेसेंट और तिलक बाहर आते हैं तो तिलक तो चले जाते हैं भैया, एक बुक था द इंडियन अनरेस्ट, उसके ऊपर जो लंदन में लिखी गई थी उसके ऊपर केस लड़ने के लिए, क्योंकि जिस बंदे ने लिखी तो उसने कुछ ऐसी बातें लिख दी, उस चीज को लड़ने के लिए तिलक साहब तो चले गए थे लंदन में। एनी बेसेंट की हालत नहीं थी कि वो कुछ ऐसे डिसीजन ले सके, मॉडरेट्स वैसे खुश थे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का नाम सुन के। तो अब धीरे धीरे जो ये होम रूल लीग थी ये धीरे धीरे किस में जाके मर्ज हो गई, कांग्रेस में, और धीरे धीरे ये फेड होते होते 1920 में कांग्रेस में मर्ज हो गई। तो आपको होम रूल लीग का जो ये रिवीजन था थोड़ा बेसिक्स आइडिया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना गाइज, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।